if you are getting my voice. Let us start with the question number 6 of exercise 15.6. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. द स्टेटमेंट इज गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3 each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold coins, in box 2 both are silver coins, and in the third box there is 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. What is the probability that the other coin in the box is again a gold coin? क्वेश्चन ये है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस जो हैं वो रखे हुए हैं. देयर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस. दिस इज बॉक्स नंबर 1, देन वी हैव बॉक्स नंबर 2 एंड देन वी हैव द बॉक्स नंबर 3. 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हमारे पास रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट बॉक्स के अंदर 2 गोल्ड कॉइन्स प्रेजेंट हैं. 2 कॉइन्स है, दोनों गोल्ड के हैं. बॉक्स 2 को अगर हम देखें तो इट कंटेन्स 2 सिल्वर कॉइन्स. 2 सिल्वर कॉइन्स हैं इसके अंदर. और जो बॉक्स नंबर 3 है, तीसरा बॉक्स जो है, दैट थर्ड बॉक्स इज हैविंग 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन. ठीक है, 3 बॉक्स रखे हैं, हर एक बॉक्स में 2-2 कॉइन्स हैं. पहले बॉक्स में दोनों गोल्ड के कॉइन है, दूसरे में दोनों सिल्वर के कॉइन है, और थर्ड बॉक्स में एक कॉइन गोल्ड का है और एक कॉइन सिल्वर का है. द क्वेश्चन इज अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम. एक पर्सन इन तीनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स को पिक करता है. ठीक है, क्या करना है? पिक वन ऑफ द बॉक्स. एक बॉक्स को पिक करना है और उस एक बॉक्स को पिक करने के बाद उसमें से एक कॉइन निकालना है. एक बॉक्स उठाना है, सबसे पहले उस बॉक्स में से एक कॉइन निकालना है. वो कॉइन गोल्ड का कॉइन है. गोल्ड कॉइन इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, जो कॉइन मिला वो कौन सा कॉइन मिला? गोल्ड का कॉइन मिला. एक गोल्ड का कॉइन मिलता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज आल्सो ऑफ गोल्ड. आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कॉइन बच गया वो कॉइन भी गोल्ड का ही कॉइन है. ये आपका क्वेश्चन है. मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो पर्सन ने क्या किया? बॉक्स उठाया. बॉक्स को उठाने के बाद उसमें से एक कॉइन निकाला. ठीक है, द पर्सन पिक्स वन ऑफ द बॉक्स, ही टेक्स आउट 1 कॉइन. वो एक कॉइन निकालता है उसमें से, और एक कॉइन निकालने के बाद वो देखता है कि उसको गोल्ड का कॉइन मिला है. उस गोल्ड के कॉइन को देखने के बाद वो इस बात की प्रोबेबिलिटी चाह रहा है कि जो बॉक्स उसने उठाया है ना, उस बॉक्स में जो कॉइन बचता है वो कॉइन भी गोल्ड का ही कॉइन है. अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि उसको जो कॉइन मिला वो गोल्ड का था, और वो ये चाह रहा है कि जो कॉइन बचा हुआ हो ना, वो प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहता है कि जो कॉइन बचा हुआ है वो कॉइन भी गोल्ड का हो. इसका मतलब गोल्ड का ही कॉइन निकला और गोल्ड का ही कॉइन बचा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए? द बॉक्स मस्ट बी हैविंग 2 गोल्ड कॉइन्स. ऐसा तो तभी पॉसिबल है. एक गोल्ड कॉइन निकल गया और उसके बाद भी एक गोल्ड कॉइन बच जाए. एक गोल्ड कॉइन निकलने के बाद एक गोल्ड कॉइन तो तभी बच सकता है जब पर्सन ने उस बॉक्स को उठाया होगा जिसके अंदर 2 गोल्ड कॉइन्स थे. तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है इस क्वेश्चन में? वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स नंबर 1 वाज पिक्ड बाय द पर्सन. कि पर्सन ने जो बॉक्स उठाया था वो बॉक्स नंबर 1 था. तभी तो ऐसा हो सकता है कि एक गोल्ड कॉइन निकल गया और जो दूसरा कॉइन बचे वो भी गोल्ड का ही कॉइन हो. ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी कंडीशन में हो सकती है. इसके अलावा और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें कि ये सब किया जा सके. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन. ये तो क्वेश्चन की बात थी. अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें केसेस देखने हैं कि फर्स्ट जो काम पर्सन ने किया उसके क्या क्या केसेस बनते हैं. जो पहला काम पर्सन ने किया वो था बॉक्स को उठाना. ठीक है, तो बॉक्स को उठाने के इवेंट्स बनते हैं. तो लेट E1 is
इवेंट ऑफ चूजिंग, कौन से बॉक्स को चूज किया, बॉक्स नंबर 1 को चूज किया, इस इवेंट को E1 मान लिया। E2 हो गया इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स नंबर 2 और E3 हो जाएगा इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स नंबर 3। हमने 3 इवेंट्स अज्यूम कर लिए। E1 इवेंट हो गया कि फर्स्ट बॉक्स को चूज किया, E2 इवेंट हो गया सेकेंड बॉक्स को चूज किया और E3 इवेंट हो गया कि थर्ड बॉक्स को चूज किया। अब बॉक्सेस को चूज करने के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तीनों बॉक्सेस देखने में एक जैसे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, इसका मतलब तीनों बॉक्सेस को उठाने की प्रोबेबिलिटी भी एक जैसी होनी चाहिए। तीनों बॉक्सेस को उठाने की एक जैसी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और एक जैसी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 as well as probability of E2 as well as the probability of E3 will be equal to 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी सभी की 1/3 क्यों आएगी? सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 इसलिए आएगी बिकॉज we are using we are not applying any particular formula to pick up a box। कोई भी बॉक्स किसी भी लेवल से उठाया जा सकता है। तीनों बॉक्सेस देखने में एक जैसे हैं, तीनों बॉक्सेस को एक साथ उठाया जा सकता है, इसलिए E1 E2 E3 तीनों की ही प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं लेट A इज इवेंट ऑफ गेटिंग, ए हमने क्या अज्यूम कर लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम चूजन बॉक्स। हम मान लेते हैं कि जो भी बॉक्स हमने उठाया उस बॉक्स में से गोल्ड कॉइन के आने का इवेंट है ए। हमने जो भी बॉक्स उठाया उसमें से गोल्ड कॉइन आना जो है वो ए इवेंट मान लिया। अगर वो इवेंट ए है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन? ए बाय इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ए बाय इवन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम इवन, इवन यानी बॉक्स 1। अब बॉक्स 1 में से गोल्ड कॉइन आने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? 1 रहेगी। क्यों रहेगी 1? बिकॉज बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। बॉक्स 1 में दोनों सिक्के गोल्ड के हैं। जब बॉक्स 1 में दोनों ही कॉइन गोल्ड के हैं तो गोल्ड का ही निकलेगा, कोई और तो निकलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ए बाय इवन वो कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू E2 कितनी होनी चाहिए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू E2 जो है मैम वो इसका मतलब हो गया कि गोल्ड मैम कॉइन को ऑब्टेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन जो है वो 1 क्यों आई, ये चीज नोटिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ए का मतलब है गोल्ड कॉइन को ऑब्टेन करना और इवन का मतलब है बॉक्स 1 में से, बॉक्स 1 में से गोल्ड कॉइन आना श्योर इवेंट है, क्योंकि बॉक्स 1 में दोनों कॉइन गोल्ड के थे, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी तो 1 आ गई। अगर हम ए बाय E2 की बात करें तो ए बाय E2 का मतलब है गोल्ड कॉइन का आना सेकेंड बॉक्स में से। अब आप खुद देखो सेकेंड बॉक्स में तो 2 सिल्वर कॉइन है, जब कॉइन में सिल्वर के हैं तो उसमें से गोल्ड कॉइन आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी? बिकॉज बोथ कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर। 2 कॉइन है, दोनों सिल्वर के हैं, जब कॉइन ही सिल्वर के हैं तो गोल्ड कॉइन वहां से आ ही नहीं सकता। Next we need to calculate the probability of A by E3। अब A by E3 की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी होनी चाहिए? A by E3 का मतलब है गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 से गोल्ड कॉइन का आना। अब बॉक्स नंबर 3 में देखें तो एक कॉइन गोल्ड का है, एक कॉइन सिल्वर का है। क्योंकि 2 कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर करके आ रहे हैं, इसलिए जब आप एक कॉइन निकालोगे तो दोनों में से कोई एक कॉइन आएगा ना, और दोनों में से कोई एक आएगा तो वो गोल्ड भी हो सकता है, वो सिल्वर भी हो सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये हमारे पास आ जाती है, ये हमने कैलकुलेट कर ली।
Next, we want to calculate the probability of, अब probability जो हमसे पूछी थी वो किस चीज की थी? The probability was of second gold coin in the box. ठीक है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो भी बॉक्स हमने उठाया उस बॉक्स में जो सेकंड कॉइन बचता है वो भी गोल्ड का है। और सेकंड कॉइन गोल्ड का कब हो सकता है? जब बॉक्स 1 को पिक किया गया हो। इट मींस we need to calculate the probability of E1 by A. E1 by A ही क्यों लेंगे? क्योंकि E1 जो फर्स्ट बॉक्स है, जो फर्स्ट इवेंट है, उसी केस में ऐसा हो सकता है कि एक कॉइन गोल्ड का निकल गया और जो बचा वो भी गोल्ड का ही कॉइन बचा है। वो सिर्फ यहीं पर पॉसिबल हो सकता है, इसके अलावा और कहीं पॉसिबल नहीं। अब एक बार मैं इस सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगी कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। ये जो क्वेश्चन अभी पर्टिकुलरली आपके बोर्ड पर आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। अब बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग हाफ मार्क जो रखा गया था वो इस चीज का रखा गया था कि आपने इवेंट्स को डिफाइन किया। बहुत सारे बच्चे इवेंट्स को डिफाइन नहीं करते, डायरेक्टली लिख देते हैं। डायरेक्टली लिख देते हैं तो उस चीज के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो है 1 मार्क था इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को लिखने का, क्योंकि तीनों प्रोबेबिलिटीज एक जैसी है इसलिए 1 मार्क इसमें रखा गया। फिर 1.5 मार्क रखा था इन तीन प्रोबेबिलिटीज को लिखने का जो कि नीचे आ गई। ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी, ए बाई E2 और ए बाई E3, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को लिखने का भी आधा नंबर हर एक का, हाफ फॉर ईच करके 1.5 मार्क ये हो गया। तो ये कितने नंबर हो गए? 1.5 प्लस 1 प्लस हाफ, 3 नंबर हो गए ना यहाँ तक। 3 मार्क्स जो थे वो इस सारे मैटर के थे जो अभी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और फाइनली 1 मार्क वाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्रू बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की हेल्प से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के जो मार्क्स थे वो 1 नंबर था, जो कि अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। Now we need to calculate the probability of E1 by A. E1 by A means gold coin आया है, ये तो हमें पता है। हमें probability इस बात की निकालनी है कि जो कॉइन बचा वो भी गोल्ड का ही है, यानी हमें E1 by A की probability निकालनी है। So using Bayes theorem, probability of E1 by A will be PE1 into PA by E1 divided by PE1 PA by E1 plus PE2 PA by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3. This is the formula of Bayes theorem और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। Now just substitute the values. तो E1 की प्रोबेबिलिटी यानी 1/3 इंटू A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी थी 1, नीचे आएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू हाफ। ठीक है, सभी वैल्यूज को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद फाइनली अब जो आंसर हमारे पास आता है दैट आंसर शुड बी, न्यूमेरिकल में तो हमारे पास है 1/3 इंटू 1। डिनोमिनेटर में से मैं 1/3 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 0 प्लस हाफ बचता है हमारे पास। हम 1/3 को कॉमन ले सकते हैं ना। कैलकुलेशन को शॉर्ट करना भी हमें आना चाहिए। आप नोटिस कीजिए 1/3 तीनों टर्म्स में, तो 1/3 को कॉमन लिया और वो कॉमन ली गई टर्म जो है ऊपर 1/3 से कैंसिल हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद 1 upon 3/2 and 1 upon 3/2 is equal to 2/3. So this 2/3 is the probability that the other coin left in the box is also of gold. जो coin box के अंदर बच गया वो भी gold का ही coin होगा, इसकी probability इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। Now thing is क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए थे बेटा, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वहां इस तरह के क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस द स्टेटमेंट।
In a bolt factory, machine 1, 2 and 3 manufacture 60%, 25% and 15% respectively. एक फैक्ट्री है बोल्ट्स बनाने की और उस फैक्ट्री में जो मशीन की प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमें गिवन है और मशीन 60% प्रोडक्ट्स बनाती है, सेकेंड 25% बनाती है और थर्ड मशीन 15% प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑफ द टोटल देयर आउटपुट 1% टू है 1% है डिफेक्टिव बोल्ट। अब इनके 1%, 2% और 1% कैसे हैं? डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितने कितने वो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ दे दी। Now a bolt is drawn at random from the total production. पूरे प्रोडक्शन में से एक बोल्ट को चूज किया गया एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। पता चला कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये है कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में 3 तरह की मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। ठीक है, 3 मशीन्स उस फैक्ट्री में लगी हुई हैं। फर्स्ट मशीन 60% प्रोडक्ट्स बनाती है, सेकेंड मशीन जो है वो 25% प्रोडक्ट्स बनाती है और जो थर्ड मशीन है वो 15% प्रोडक्ट्स को जनरेट करती है। जो टोटल आउटपुट है इन मशीन्स का उसमें से डिफेक्टिव का जो परसेंटेज अगर हम देखें तो फर्स्ट मशीन का 1% प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएगा, सेकेंड मशीन का 2% डिफेक्टिव आता है और थर्ड मशीन का 1% डिफेक्टिव आता है। द क्वेश्चन इज कि इवनिंग में पूरी प्रोडक्शन जो भी हुई उस प्रोडक्शन से एक बोल्ट को चूज किया गया रेंडमली। ठीक है, रेंडमली एक बोल्ट उठाया और वो बोल्ट डिफेक्टिव था। ये चीज क्लियर है कि जो बोल्ट उठाया गया वो बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट था। अगर वो बोल्ट डिफेक्टिव था तो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज जनरेटेड बाय मशीन 1। कि बोल्ट डिफेक्टिव है ये तो हमें पता है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मशीन 1 ने उसको जनरेट किया था। इसी तरह से we need to calculate the probability that it was generated by machine 2 and we also need to calculate the probability that it was generated by machine number 3। हमें तीनों मशीन से जनरेट होने की पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तीन मतलब ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो एक सिंगल क्वेश्चन ना होकर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चन। हमें ये भी बताना है कि जो डिफेक्टिव बोल्ट मिला वो फर्स्ट मशीन से मिला था, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। डिफेक्टिव सेकंड मशीन से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो डिफेक्टिव बोल्ट थर्ड मशीन से आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये तीनों चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। अब आती है बात सॉल्यूशन की। Let us first consider the events. Let E1, E2, E3 are the events that bolt has been produced। हमने क्या मान लिया कि E1, E2, E3 क्या इवेंट हैं कि जो बोल्ट है that bolt has been produced, उसको प्रोड्यूस किया गया है by machine 1, 2 and 3 respectively। मशीन 1 से बोल्ट बना है, इस इवेंट को मैंने E1 मान लिया। बोल्ट को मशीन 2 ने बनाया, इस इवेंट को हमने E2 मान लिया। और बोल्ट को मशीन 3 ने बनाया, इस इवेंट को हमने E3 मान लिया। मतलब 3 मशीन थी तो तीनों के इवेंट्स हमने E1, E2, E3 ले लिए। अब आती है बात E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, E2 की कितनी होगी और E3 की कितनी होगी। ये प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है आपको। मशीन 1 60% बनाती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100 होना चाहिए। मशीन 2 25% प्रोडक्ट्स बनाती है तो E2 की प्रोबेबिलिटी 25/100 होनी चाहिए। मशीन 3 15% प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए E3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए कितनी, 15/100। ठीक है, ये 3 प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई। आप चेक कर सकते हैं, तीनों का टोटल 1 है। PE1, PE2, PE3 फर्स्ट लाइन में जितने इवेंट्स बनते हैं ना सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, ये चीज आपको क्लियर है।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 तो हमें मिल गया. नाउ लेट A इज इवेंट A मैंने क्या मान लिया? A इज इवेंट ऑफ गेटिंग विच काइंड ऑफ बोल्ट? अ डिफेक्टिव बोल्ट. डिफेक्टिव बोल्ट के आने के इवेंट को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया. तो इस हिसाब से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1? A बाय E1 का मतलब है फर्स्ट मशीन ने डिफेक्टिव बोल्ट दिया. अब फर्स्ट मशीन के डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं 1%, क्योंकि फर्स्ट मशीन के डिफेक्टिव बोल्ट्स 1% है, इसलिए P A बाय E1 1/100 होना चाहिए. फिर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन 2. मशीन 2 से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 2%. 2% का मतलब हो गया 2/100. इसी तरह से मशीन 3 से का बोल्ट डिफेक्टिव होगा, मशीन 3 का बोल्ट डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहेगी? 1%, क्योंकि मशीन 3 के 1% बोल्ट्स डिफेक्टिव हैं. ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं वो आ गई. अब इन वैल्यूज के बेसिस पर हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. नाउ वी कैन अप्लाई बेस थ्योरम, क्योंकि यहाँ भी वही चीज इवेंट को तो कंफर्म कर दिया. ये तो इन्होंने बोल ही दिया कि जो इवेंट बाद वाला है वो डिफेक्टिव है, जो बोल्ट आया वो डिफेक्टिव है. आप तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट मशीन में से आया था. तो जब हम प्रीवियस इवेंट की कंफर्मेशन से, बाद वाले इवेंट की कंफर्मेशन से आगे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, तो वहां पर हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं. मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले एक फर्स्ट लाइन के इवेंट्स होते हैं, फिर सेकेंड लाइन के इवेंट होते हैं. इस इवेंट को कंफर्म मानते हुए फर्स्ट में से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो बेस थ्योरम लगानी होती है. ये कॉन्सेप्ट होता है बेस थ्योरम का. तो यहाँ भी सेकेंड लाइन का इवेंट कि जो बोल्ट आया वो डिफेक्टिव आया, ये चीज कंफर्म है और हमें उसके मशीन 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो यहाँ भी हम बेस थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे. तो बाय बेस थ्योरम व्हाट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A होगी P A बाय E1 डिवाइडेड बाय P इंटू P A बाय E1 प्लस probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3. ठीक है, now just substitute the values. तो E1 का मतलब 60/100 into 1/100 divided by 60/100 into 1/100 plus 25/100 into 2/100 प्लस ये सारी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो जब सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेक्स्ट आएगा 15/100 इंटू 1/100. सारी वैल्यूज जो हैं वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. अब ये सारी वैल्यूज पुट होने के बाद वी हैव टू मेक द कैलकुलेशंस. तो ऊपर तो आया 60/10,000, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? नीचे हमारे पास आ रहा है 60/10,000 प्लस 50/10,000 प्लस 15/10,000. ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बना 60/10,000 डिवाइडेड बाय 60 और 50 110, 110 और 15 125/10,000. सिंपल एडिशन है, इसीलिए तो कोई कैंसलेशन किया नहीं था. अब 10,000 से 10,000 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट 60/125. अब इस 60/125 को 5 से कैंसिल करते हो तो यू गेट 12/25. तो इस तरीके से हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A which is 12/25. Next we need to calculate the probability of E2 with respect to A. अब E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो E2 की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करना है. ठीक है, वी नीड टू चेंज ओनली द न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा हमारा. बाकी कैलकुलेशंस जो हैं वो यही रहने वाली हैं. तो
E2 by A की प्रोबेबिलिटी जब मुझे चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A मीन्स कि डिफेक्टिव वोल्ट सेकंड मशीन से आया था, तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, और नीचे तो वही सारा सामान है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 25/100, A by E2 है 2/100। अगेन वी आर हैविंग 50/10,000 डिवाइडेड बाय 125 अपॉन 10,000। 10,000 से 10,000 कैंसल, ये बचता है 50/125, और इसको अगर हम आगे कैंसिल करें तो 10/25 यानी कि 2/5 आंसर आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A हमारे पास आ गई 10/25। जस्ट टू कीप द रिमाइंडर सेम, मैं इसको इतना ही लिख रही हूँ, अदरवाइज यू मे कॉल इट एज 2/5 ऑल्सो। तो E2 by A की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 10/25। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by A। अब देखो तीन ही तो केस थे, 1, 2 और 3, दो की प्रोबेबिलिटीज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? जस्ट 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A। अगर आप 1 में से इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है, एंड इट इज 1 minus 12/25 minus 10/25, so it should be 25 minus 22, that is 3/25। तो ये आपके पास थर्ड केस का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं, जो कि आपको होमवर्क में करके देखने हैं। अपने आप ट्राई कीजिए, जो डाउट्स आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।